बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज एक न्यू टॉपिक के साथ डॉक्टर मुनज़्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी, और कम अज़ कम उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर आपके इर्द गिर्द किसी कोई मेडिकल एमरजेंसी पेश आती है तो आप ना सिर्फ उसको बर वक्त हेल्प आउट कर सकें, बल्कि उसको प्रॉपर्ली असेस करते हुए उसको टाइमली जो है वो आप मैनेज भी कर सकें। तो जनाब, आज की वीडियो हमारी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बारे में है। MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हम अक्सर लोगों को सुनते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया, और ये क्योंकि एक सीरियस मेडिकल एमरजेंसी होती है तो इसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारा हार्ट, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा हार्ट जो है वो एक पंप की सूरत में होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बॉडी को फ्रेश ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है, और ना ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। और अगर किसी वजह से क्योंकि इसकी एक मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, और एओर्टा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को ऑक्सीजन रिच सप्लाई जो है वो करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और अगर खुदा ना खास्ता ड्यू टू सम रीज़न कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेट हो जाए तो हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप आउट नहीं होता, जिस वजह से हार्ट की मसल्स जो है वो सेल डेथ हो जाती है, और फिर हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियक अटैक का या हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। तो इसमें फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक एज है। आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज जो है वो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो यंग लोगों में हार्ट अटैक आता है उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो ये है कि लोग अक्सर स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, और यंग पेशेंट्स ख़ास तौर पे। और फिर हम देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी डाइटरी हैबिट्स। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड और ऑयली और फैटी चीज़ें ले रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेते हैं, उनमें क्योंकि आर्टरीज़ का कैलिबर बहुत नैरो हो जाता है और आर्टरीज़ में फैटी डेपोजिशन हो जाती है, जिस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत वर्कलोड है, ओवर वर्किंग की वजह से उनके ऊपर एक मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस होता है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फिर जनाब, बारी आ जाती है आपकी फैमिली हिस्ट्री की। अगर आपकी फैमिली पॉजिटिव हिस्ट्री है आपकी हार्ट अटैक की, तो यू आर, गॉड फॉरबिड, यू आर ऑल्सो वेरी मच वल्नरेबल टू डेवलप द हार्ट अटैक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक का बायस बनते हैं। फिर जनाब, इसके सिम्टम्स पे बात करें तो सिम्टम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो कि चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन जनाब मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती है, और ख़ास तौर पे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन की कंप्लेन करते हैं, और ये लेफ़्ट साइडेड चेस्ट पेन जो है ये रेडिएट कर सकती है आपकी चेस्ट की किसी भी पोर्शन में, आपकी चिन में, आपके जॉ में, बैक में, और लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट हैंड में। और इसके अलावा अपर एब्डोमेन या गैस्ट्रिक रीजन में भी, एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी ये चेस्ट पेन हो सकती है। पेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको एंजाइना का नाम दिया जाता है। फिर जनाब बारी आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया। एक्सेशनल डिस्निया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि किसी भी एक्टिविटी की सूरत में जब आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप थोड़ा सा एक्सेशनल काम करते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक हार्ट अटैक का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। फिर जनाब पैल्पिटेशंस या जो कि आपकी हार्ट बीट का डिस्टर्ब हो जाना, कम या ज़्यादा होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हार्ट अटैक के सिम्टम्स में। और इसके अलावा स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, और साथ ही साथ जनाब हम देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। जब पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर्म में आए तो आपको ये असेस करने की ज़रूरत होती है कि इसका कॉज न्यूरोलॉजिकल या कार्डियक हो सकता है। तो वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोलॉजिकल एंड द कार्डियक कॉजेज ऑफ द अनकॉन्शियसनेस।
फिर जनाब जब इसके सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस के लिए हम ECG पे रिलाई करते हैं। ECG और क्लिनिकल असेसमेंट के बाद पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद उसको फर्स्ट एड दी जाती है। फर्स्ट एड में इमीडिएटली टाइम बहुत मैटर करता है। अगर पेशेंट 6 to 12 आवर्स विदिन 6 to 12 आवर्स मैनेज कर लिया गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि पेशेंट सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पेशेंट्स दे एक्सपायर बिफोर दे रीच द हॉस्पिटल, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएटली पेशेंट को रश किया जाए टू द नियर बाय हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए। फर्स्ट एड में हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जिसमें हम ये ज़बान के नीचे रखने वाली ये गोली एस्प्रिन दी जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास क्लॉट ब्लस्टर ड्रग्स है वो देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि रिलैक्स करती है कोरोनरी एंजाइना को, और फिर बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो कि हार्ट को स्लो करती हैं और उसकी ऑक्सीजन डिमांड को मिनिमाइज करके एंजाइना के सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। तो ये डिफरेंट कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हार्ट अटैक की मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं। फिर जनाब क्योंकि आर्टरीज कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज जो है दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक, तो उसको उसके कैलिबर को ओपन करना या उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जो कि कैबेज है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ये कैबेज जो है ये हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इन द सेंस कि हम उसमें एक कोरोनरी आर्टरी को बाईपास करके और फिर उसमें एक आर्टिफिशियल मटेरियल यानी कि स्टेंट जो है उसको इंसर्ट करके इसके कैलिबर को इंक्रीज़ किया जा सकता है और ब्लॉकेट को रिलीव करके हार्ट की ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई को रिज्यूम किया जा सकता है। तो ये हम इस तरह से सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस समय की है कि हमें वो तमाम फैक्टर्स का अच्छी तरह से नॉलेज हो जो कि हार्ट अटैक का बायस बनते हैं और इसको टाइमली डायग्नोस और मैनेज किया जा सके। और कम अज़ कम हम अपनी पॉपुलेशन को इतना नॉलेज ज़रूर दें, इतनी अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करें कि तमाम लोग अपने डेली रूटीन में हार्ट अटैक के पेशेंट को ना सिर्फ बर वक्त डायग्नोस करके उनको टाइमली मैनेज और कर सकें और उनको हेल्प आउट कर सकें, बल्कि जो टाइम फ्रेम लिमिटेड टाइम फ्रेम जो कि हार्ट अटैक की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन दैट टाइम फ्रेम उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा के उनको हेल्प आउट किया जा सके और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और अगर कॉमेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपकी कोई क्वेश्चन हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी क्वेरीज को आंसर करें और आपको कुछ ना कुछ हमें हमारी वीडियो से सीखने को ज़रूर मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डियर फ्रेंड्स। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।